हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में अनुसंधान परिकल्पनाओं की विशेषताओं और उनके स्रोतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में अनुसंधान से संबंधित, उनकी परिकल्पनाओं से संबंधित, उनके अर्थ, प्रकृति इत्यादि के बारे में हमने चर्चा कर ली है, उनके प्रकारों के बारे में चर्चा कर ली है। और ये परिकल्पना जो है, ये परिकल्पना की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर का में दिया गया एक टॉपिक है। साथ ही साथ हमें रिसर्च के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम जब हम अपनी एमएड में जो थीसिस, जो डिज़र्टेशन हम सबमिट करते हैं, उसके लिए भी ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और आगे हम यदि पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें जो है हमें बड़ी बड़ी ही जो है हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो हमें परिकल्पनाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अच्छी जो है परिकल्पनाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हमने अभी तक ये समझा है कि जो परिकल्पनाएं होती हैं वो बौद्धिक रूप से बनाई गई और तार्किक रूप से बनाई गई कुछ अनुमान होते हैं, और ये अनुमान हमारी समस्या के समाधान के लिए किए गए होते हैं, ठीक है। यानी संभावित समाधान होते हैं जो कि अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है, और तो यानी कि हमारे समस्याओं से संबंधित अनुमान कई हो सकते हैं, समाधान से संबंधित, ठीक। हमारे समस्या के समाधान से संबंधित कई अनुमान हो सकते हैं, यानी कि परिकल्पनाएं भी कई हो सकती हैं। अब उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी है, जो सबसे हमारी समस्या से सबसे ज़्यादा रिलेवेंट जो परिकल्पना होगी, जो हाइपोथेसिस होगी, उसी को हम चुनेंगे। अब उसके चुनाव के लिए उस परिकल्पना में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अब उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम कई सारी परिकल्पनाओं में से कुछ चुनिंदा परिकल्पनाओं को चुनते हैं और उन्हीं का परीक्षण करते हैं। तो क्या विशेषताएं होती हैं उनकी, आइए हम समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो हमने देखी वो है संप्रत्ययात्मक स्पष्टता। क्या है? संप्रत्ययात्मक स्पष्टता, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे संप्रत्ययात्मक। संप्रत्ययात्मक का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस परिकल्पना में जो भी चर हैं और उस परिकल्पना में जो भी हमने चर लिए हैं, उन चरों में जो है एक उन चरों के बीच जो संबंध है उसको निश्चित ढंग से, स्पेशली जो है उनको क्या किया गया हो, स्पष्ट किया गया हो। यानी कि उसमें हमारी परिकल्पना के सभी छोटे छोटे चरों के बारे में, उनमें कही गई बातों के बारे में, सबके बारे में जो है स्पष्ट जो है जानकारी होनी चाहिए। उनको एकदम बिल्कुल जो है क्लियरिफाई किया गया होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसी परिकल्पना को चुनेंगे। दूसरी बात कही गई परीक्षणीयता। परीक्षणीयता का क्या मतलब है? इंग्लिश में जिसको कहेंगे टेस्टेबिलिटी। यानी नाम से ही स्पष्ट है कि उस परिकल्पना ऐसी हो जिसका जो है व्यवहारिक रूप में परीक्षण जो है वो संभव हो सके। अर्थात परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका हम अपने अनुभव से परीक्षण कर सकें, ठीक है ना। ऐसी परिकल्पना न बना दें जिसका हम व्यवहारिक रूप में जो है परीक्षण ही न कर सकें, ठीक। तो परिकल्पना में परीक्षणीयता का गुण जो है होना चाहिए। पर्याप्तता, सफिशियंसी। सफिशियंसी से क्या मतलब है? सफिशियंसी से मतलब ये है, पर्याप्तता से मतलब ये है कि जो भी हमारी परिकल्पना है, जो भी हमने परिकल्पना अपनी बनाई है, वह हमारी समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान प्रस्तुत करती हो, ठीक है। यानी उस परिकल्पना को बनाकर हमें ऐसा हो लगना चाहिए कि ये परिकल्पना हमारे समस्या, जो भी हमारी अनुसंधान समस्या है, उसका पर्याप्त रूप से समाधान दे रही है, प्रस्तुत कर रही है, ठीक है ना। यानी समस्या का उत्तर जो है सरलता से, सुविधा से
और पर्याप्त रूप से देने वाली परिकल्पना ही जो है वो अच्छी परिकल्पना होती है। ठीक, तो पर्याप्तता का मतलब ये हो गया। अब आते हैं तार्किक व्यापकता पर। ये तार्किक व्यापकता क्या होती है? अंग्रेजी में इसको कहेंगे लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। यानी कि व्यापकता से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि परिकल्पित संबंधों की व्याख्या में, परिकल्पित संबंधों की जो व्याख्या है उसमें घटना के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का समावेश हो जाए। यानी कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब हम परिकल्पना में जो भी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं उनमें जो है संबंधों की व्याख्या जब हम करते हैं, ठीक है, तो जो समस्या हमने ली, जो घटना हमने ली है उसमें सभी पक्ष जो है शामिल हो जाए। जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्ष जो है वो शामिल उसमें हो जाने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि परिकल्पना को अध्ययन की जाने वाली समस्या जो है उससे संबंधित या चयन की गई जितने भी क्षेत्र हमारे उसके उस समस्या के आसपास दिख रहे हैं उन सभी जो फैक्ट्स हैं उनके बीच संबंध जो है वे चीज़ें हमको पता हो जानी चाहिए। तो तार्किक व्यापकता से मतलब ये है व्यापकता। संगतता, संगतता का मतलब हमारी जो परिकल्पना है वो समस्या से जो है संबंधित हो, कंसिस्टेंसी हो, रिलेवेंट हो। यानी कि संगतता से मतलब ये है कि जो हमारी समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए जितने भी नियम कायदे उस तत्कालीन समय में हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, उन सभी नियमों सिद्धांतों के द्वारा उसकी पुष्टि होनी चाहिए। अर्थात उन नियमों सिद्धांतों जो कि उस समय तक ज्ञात हैं उनके संगत हो, ठीक है, और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो है बनाया जाए। तो संगतता से मतलब ये हुआ। सरलता से मतलब अनुसंधान समस्या जो है वो क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। यानी कि उस समस्या का उत्तर जो है वो सरल शब्दों में और सरल और सहज शब्दों में जो है होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिकल्पना को बनाते समय हमें स्वयं ही उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। सरल होने के लिए परिकल्पना की भाषा सरल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरी यहाँ पे सातवीं बात कही गई विशिष्टता, ठीक है ना, स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता, विशिष्ट होनी चाहिए। यानी कि विशिष्टता से मतलब ये है कि जो परिकल्पना का क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए? सीमित और विशिष्ट होना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ का हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस चीज़ का हम अनुसंधान करना चाहते हैं, केवल जो है वही चीज़ें परिकल्पना में शामिल हों, अतिरिक्त चीज़ें जो है शामिल ना हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारी परिकल्पना का जो क्षेत्र हो जाएगा वो सीमित हो जाएगा, और सीमित हो जाएगा तो हम अपने सीमित क्षेत्र का मतलब यही है कि हम उसी चीज़ का अध्ययन करेंगे जिसका हम अनुसंधान में, जिसके बारे में हम अनुसंधान करना चाहते हैं। समझ में आया? तो विशिष्टता से मतलब ये होगा सत्यभाषिता, ठीक है। सत्यभाषिता का मतलब अनुसंधान परिकल्पना को देखते ही प्रथम दृष्टि में जैसे ही हम पहली बार जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि वो एकदम जो है सही है, सही चीज़ को व्यक्त कर रही है, यानी समस्या का सही समाधान दे रही है, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा सत्यभाषिता। व्यवहारिकता का मतलब, व्यवहारिकता का मतलब यही है कि उस जो परिकल्पना है वो इस प्रकार से हो कि उसके लिए जो हमें डेटा चाहिए या कोई मापन का उपकरण है ना, या फिर जो सांख्यिकी तकनीकें हैं, ये सब उसके परीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध हो, व्यवहारिक रूप से संभव हो उस परिकल्पना का परीक्षण। तो ये जो है एक अच्छी परिकल्पना का गुण होगा। साथ ही साथ सबसे अंत में बात करें तो मितव्ययिता, ठीक है। मितव्ययिता का मतलब कम से कम खर्च में। तो खर्च किसका होता है? समय का होता है, मेहनत का होता है, पैसे का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मितव्ययिता से मतलब यही है कि जो परिकल्पना है, ठीक है, वह समय, मेहनत और खर्च तीनों की दृष्टि से जो है उसका सत्यापन करना जो है मितव्ययी होना चाहिए। समझ में आया ना? समय, खर्च और श्रम या मेहनत, ये तीनों ही दृष्टि से जो है परिकल्पना का परीक्षण करना कैसा होना चाहिए? आसान होना
चाहिए। तो ये इसका गुण हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये कुछ अच्छी परिकल्पनाओं की विशेषताओं की बात हमने कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। ये जो टॉपिक था ये भी हो गया। चलिए साथ ही हम देख लेते हैं कि अनुसंधान परिकल्पना के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अच्छी परिकल्पनाओं के स्रोत की बात अगर हम करें तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे परिकल्पनाएं हमारे बौद्धिक और तार्किक चिंतन के द्वारा एक क्रमबद्ध रूप से बनाई गई समस्या के संभावित समाधान होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें ज्ञान, अन्य अन्य पक्षों का जो है ज्ञान, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो परिकल्पना का निर्माण सृजनात्मक और बौद्धिक चिंतन द्वारा होता है, और जब अनुसंधानकर्ता के पास उस प्रकार के बौद्धिक और तार्किक ज्ञान के लिए अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, किताबों को पढ़ना, बातचीत करना, है ना, और अपनी खुद की बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना, कुछ अन्य जो है चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें जो हैं ये अनुसंधान परिकल्पना के स्रोत, अच्छे स्रोत जो है साबित हो सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ को हमने यहाँ पर लिया है। पहली चीज़ लिखा संबंधित साहित्य। संबंधित साहित्य से मतलब जो हमने समस्या ली है उससे संबंधित जो है पत्र पत्रिकाएं, है ना, या पूर्व में किए गए पूर्व में की गई कुछ पुस्तकें जो कि उसी समस्या से संबंधित छपे हुए हैं, यानी कि संबंधित साहित्य के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। तो वो सब क्या हो जाएगी, संबंधित साहित्य। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें परिकल्पनाओं को बनाने में जो है सहायता मिलती है, तो ये अच्छी परिकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। तीसरी बात, पूर्व अनुभव। ठीक है ना, पूर्व अनुभव का मतलब यदि अनुसंधानकर्ता पहले से अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ कार्य कर चुका है तो उसका अनुभव भी जो है परिकल्पनाओं को बनाने में जो है सहायता करते हैं। और साथ ही साथ जब अनुसंधानकर्ता अपने आसपास के क्षेत्रों में, यानी जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उस क्षेत्र के बारे में अगर पहले से उसको कुछ जानकारी है, ठीक है, अपने सामाजिक परिक्षेत्र का, है ना, अलग अलग घटनाओं का, प्रक्रियाओं का जो आसपास हो रही है उसके बारे में अगर पहले से जानकारी है तो वो अच्छी परिकल्पना का निर्माण कर सकता है। अवलोकन का मतलब जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन, या देखने पर, यानी समस्या के से संबंधित अपने आसपास जो डेली बाय डेली, जो रोज़मर्रा की परिस्थितियों को एक अनुसंधानकर्ता देख रहा है, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, है ना, उनके अवलोकन द्वारा, उनको देखने के द्वारा जो है वो अच्छी परिकल्पना के अच्छे स्रोत बन सकते हैं। सादृश्यता का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब, ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता को ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं अचानक से, है ना, वो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, दिख जाती हैं आसपास हमारे, जो कि जिस पर वो अनुसंधान कर रहा है उससे संबंधित होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो वो जो चीज़ें होती है, सादृश्यता का मतलब ये होता है सामने दिखना, ठीक है ना, तो उसके आधार पर हम जो है परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो सादृश्यता भी हो गई। सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हमारे जो है ये ज़्यादातर जो है ये परिकल्पना के ये स्रोत हैं, ज़्यादातर ऐतिहासिक और सामाजिक अनुसंधानों में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, पूर्व में जो चीज़ें हमारे समाज को मिली हैं, है ना, और अगर अनुसंधानकर्ता भी उसी समाज से, उसी संस्कृति से संबंधित रहता है तो ये परिकल्पना को बनाने में ज़्यादा बेहतर जो है साबित होती हैं। सूझ या इंसाइट, सूझ का मतलब यही है कि कभी कभी अचानक से अनुसंधानकर्ता के दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी अनुसंधान परिकल्पना के स्रोत हो जाते हैं। सृजनात्मक चिंतन, जब अनुसंधानकर्ता किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचता है, कुछ नई चीज़ों को सोचता है, अपने बौद्धिक और तार्किक शक्ति क्षमता का प्रयोग करता है, तो उसके मस्तिष्क में कुछ नई चीज़ें बन के आती हैं और उन नई चीज़ों के आधार पर वह परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। तो ये सृजनात्मक चिंतन भी परिकल्पना के अच्छे स्रोत हो जाते हैं। परिसंवाद का मतलब क्या है, बातचीत करना अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों से, और उस संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों से अगर कोई बातचीत करता है तो भी
तो भी अनुसंधानकर्ता को ये परिकल्पनाओं के निर्माण में जो है वो अच्छी सहायता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पूर्व अनुसंधान, नाम से ही है समझ में आ रहा है कि पूर्व अनुसंधान पहले से उस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान जो होते हैं वो हमारी परिकल्पनाओं के निर्माण में जो है वो सहायता करते हैं। ठीक, तो एक अच्छी परिकल्पना को बनाने के लिए अनुसंधानकर्ता को इन चीज़ों का भी जो भी है उनका ज्ञान जो है होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार हमने आज एक अच्छे अनुसंधान परिकल्पना की विशेषताओं और उनके स्रोतों के बारे में जो है हमने समझा। ठीक है, चलिए, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि वे भी इस का लाभ उठा सकें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।